हम पढ़ाने जा रहे हैं बिहार और मुगल साम्राज्य। इसके पहले आपको जो चारों भाग है वो पढ़ना पड़ेगा और यहाँ से हम शुरू करते हैं कि मुगल साम्राज्य में बिहार में क्या स्थिति था। और इससे क्वेश्चन आता है, खूब सारा क्वेश्चन आता है, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा और देख एकदम ध्यान से एक एक लाइन। 1580 के लगभग मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया था। खान ए खानम मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। इसी दौरान अफगानों के छूटपुट नेता बहादुर खां, अदम खां बतनी, दरिया खां नुहानी इत्यादि ने विद्रोह किया था। दरिया खां नुहानी बहुत फेमस है, जिसे दबाने में मुजफ्फर खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये मुजफ्फर खान के ही नाम पे शायद मुजफ्फरपुर का नाम पड़ा हो। अकबरकालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1587 से लेके 1594 यानी कि 1587 से लेके 1594 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की थी, मजबूती प्रदान की थी। मान सिंह ने गिद्धौर, खड़गपुर एवं और भोजपुर के स्थानीय सरदारों को पराजित किया था। रोहतास को अपनी राजधानी बनाती। ये पूछेगा कि राजा मान सिंह जो था रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। मान सिंह के बाद सईद खां तीसरी बार 1594 में बिहार का प्रांतपति बना और संभवतः 1598 तक इस पद पे बना रहा। मान सिंह से पहले बिहार में कुछ अन्य प्रांतपति थे, जैसे मुजफ्फर खान, सुजात खान, खान ए खां आजम, शाहबाज खान, वजीर खान इत्यादि। ज्ञातव्य है कि अकबर ने मुगल साम्राज्य के 12 सूबों में विभाजित किया था। इंपॉर्टेंट है, कितना सूबों में? 12 सूबों में, जिसमें बिहार भी एक था। खान ए खानम मिर्जा अजीज, खान ए आजम नॉट माना, खान ए आजम मिर्जा अजीज कोकलतारा को उस समय बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो खान ए आजम मिर्जा अजीज, खान ए खानम मिर्जा अजीज कोकलतारा को उस समय बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। इस समय बिहार का सूबा से कुल आय 22 करोड़ अर्थात 22 करोड़ दाम की रुपये थी। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में बिहार सलीम जहांगीर के विद्रोह से मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था और इस समय असद खान को बिहार का गवर्नर के पद से हटाकर आसफ खान को इस पद पे नियुक्त किया गया था। इस समय बिहार में जहांगीर का प्रभाव कायम था। तो आपको ये याद रखना है कि जहांगीर जो था वो विद्रोह कर दिया था अकबर से, अपने पापा से ही। तो उसके बाद उसका हुआ था असद खान के बाद आसफ खान आया था। तो ये तो याद रखना नहीं है, लेकिन एक रिदम बना रहना चाहिए कि हाँ इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद हुआ था। जहांगीर ने मुगल शासन में आने के बाद लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया और दरभंगा में एक मस्जिद और एक नूर सराय नाम का सराय का निर्माण करवाया। तो कौन करवाया था? तो लाल बेग, और उसका नाम बाज बहादुर भी था। यह सराय मेहरू नीसा नूरजहां के बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में उसके रुकने के लिए निर्मित की गई थी। बाज बहादुर को जहांगीर कुली खान की उपाधि, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाज बहादुर को जहांगीर कुली खान की उपाधि दी, मतलब कुली खान भी कहा था। 1607 में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था उसे, और इसके पश्चात इस्लाम खान बिहार का सूबेदार बना। अबुल फजल के पुत्र अब्दुल रहमान या अफजल खां 1608 में बिहार का सूबेदार बना, जिसने कुतुब नाम एक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। अफजल खान की 1613 में मृत्यु हो गई और जाफर खान बिहार का सूबेदार बना। इसी समय पटना शहर के गुजरी में एक मस्जिद का निर्माण हुआ। नूरजहां के भाई इब्राहिम खान काकर ने 1615 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1617 में उसे बंगाल स्थानांतरित करके जहांगीर कुली खान द्वितीय को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। देखिए उस समय बिहार और बंगाल एक ही था, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बिहार एक टुकड़ा बिहार था प्रांत, और फिर एक बंगाल था, तो यहाँ से वहाँ होते रहता था। तो 1617 में उसे बंगाल स्थानांतरित करके जहांगीर कुली खान द्वितीय को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इब्राहिम खान द्वारा पटना के समीप मनेर में मखदूम शाह दौलत का 1616 में निर्मित मकबरा बिहार का मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन करवाया था? तो इब्राहिम खान करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो मनेर के मखदूम शाह दौलत का 1616 में
16 में क्या करवाया था, तो एक मकबरा करवाया था जो मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अकबर कालीन समन्वित मुगल शैली के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं। मुकर्रब खान को 1618 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ये बार बार चेंज होते रहता था। जहांगीर ने 1621 में शहजादा परवेज को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। बिहार का सूबेदार या प्रांतपति बनने वाला परवेज पहला राजकुमार था, मतलब कि राजा के घर का बेटा पहला। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। शहजादा खुर्रम शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना, रोहतास इत्यादि क्षेत्र शहजादा परवेज से 1622 से 24 के दौरान छीन लिए और खाने दुरान मैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। शहजादा परवेज की सेनाओं ने 26 अक्टूबर 1924, ये गलत है, 1624 होना चाहिए, को बहादुरपुर के समीप टोंस नदी के तट पर खुर्रम की सेना को पराजित किया और पराजित खुर्रम पहले रोहतास में अपनी पत्नी मुमताज महल, जानते ही हैं शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था, मुमताज महल के पास गया और वहां से पटना पहुंचा। अकबर नगर होते हुए बुरहानपुर चला गया। इस समय तक पूरे बिहार पे शहजादा परवेज का अधिकार हो चुका था। जहांगीर के शासनकाल का बिहार में अंतिम सूबेदार मिर्जा रुस्तम सफादी 1626 से 27, इसके पश्चात क्रमशः खान ए आलम, मिर्जा सफी को सैफ खान बिहार का सूबेदार नियुक्त हुए। सैफ खान 1628 से 29 में बिहार में एक मदरसे का निर्माण करवाया और जिसे वर्तमान में सैफ खां का मदरसा कहा जाता है। सैफ खां का मदरसा भी कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने विश्वस्त अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को 1623 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अब्दुल्ला खान ने भोजपुर के उज्जैनिया शासक राजा प्रताप, जो मुगलों के अधीन मनसबदार था, के विद्रोह को दबाया। राजा प्रताप को मार डाला और उसके राज को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब्दुल्ला खान के बाद मुमताज महल का भाई शाइस्ता खान बिहार का सूबेदार बना और इसके पश्चात मिर्जा सुपुर, इतिद खान, आजम खान, सईद खान, बहादुर जफर जंग, जफर खां, जुल्फिकार खां बिहार के सूबेदार नियुक्त किए। शहजादा दारा के इशारे पे देखिए, आपको ना लूसेंट का हिंदी पढ़िए और फिर इसको पढ़िए दोनों, तब आपको पता चलेगा कि वो जो जैसे शहजादा दारा था वो शाहजहां का भाई था, जहांगीर का बेटा था। नहीं, शहजादा दारा जो था वो शाहजहां का बेटा था और औरंगजेब भी था। ये दोनों में लड़ाई हुआ, औरंगजेब इसको मार दिया और बाद में वही राजा बन गया। 1657 में अल्लाह वर्दी खान बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जो शाहजहां की बीमारी के समय शहजादा शुजा के साथ देने लगा। शहजादा सुलेमान सिको एवं मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने शहजादा शुजा को पराजित किया, लेकिन सामूगढ़ के युद्ध के दौरान औरंगजेब ने शहजादा दारा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध के दौरान, सामूगढ़ के युद्ध के दौरान औरंगजेब ने शहजादा दारा को पराजित करके शहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया और दिल्ली में मुगल बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इसके समय औरंगाबाद जिले में दाऊद नगर नाम का शहर बसाया गया। औरंगाबाद में दाऊद नगर शहर अभी भी है। पटना में दारुल अदल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण कराया। दाऊद खां के बाद 1665 में लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना। इस समय बिहार में ब्रिटिश यात्री बर्नियर आया था। याद रखना, कब आया था बर्नियर? 1665 के समय में, ठीक है ना। उसने पटना को भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक माना। यहाँ सोरा के व्यापार के लिए डच कंपनी की उपस्थिति का भी उल्लेख किया गया है। बर्नियर के पटना में 8 दिन के प्रवास के दौरान जुलाई 2, 1666 में सूर्य ग्रहण लगा, जिसका उसने उल्लेख किया। इसी के दौरान बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, जिसका उल्लेख ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल और डच यात्री डी ग्रैफी ने भी किया है। तो कब लगा था? 2 जुलाई 1666 में सूर्य ग्रहण लगा था और उसी समय बहुत अकाल पड़ा था। और इसका उल्लेख कहाँ है? ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल और डच यात्री डी ग्रैफी ने किया है। जॉन मार्शल ने अपने लेखों में बिहार के विभिन्न शहरों भागलपुर, मुंगेर, फतुहा, हाजीपुर इत्यादि के संबंध में भी जानकारी दी है। औरंगजेब के तीसरे पुत्र शहजादा आजम को 1677 में कुछ समय के लिए बिहार की सूबेदारी मिली। उसके बाद मिर्जा फकीरुल्लाह को उर्फ सैफ खान को बिहार का सूबेदार बनाया गया, जिसके शासनकाल में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री लूटी गई थी। इसकी चर्चा जॉब चार्नाक ने की है। औरंगजेब ने 1702 में अपने प्रिय पौत्र शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण करवाया और इसका नया नाम अजीमाबाद दिया था।
अजीम ने पटना शहर को विभिन्न भागों में विभाजित कराया और उनका नामकरण उसके रहने वाले कार्यों के अनुसार किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब होगी, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से 12, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में शायद हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह 1707 से 12 मुगल बादशाह बना और उसने शहजादा अजीमुश शान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। फर्रुखसियार को बंगाल में नायाब का पद प्रदान किया। फर्रुखसियार 1711 में बिहार चला गया। फर्रुखसियार पहला मुगल बादशाह था जिसने बिहार की राजधानी पटना में, ये बहुत बार बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, फर्रुखसियार पहला मुगल बादशाह था जिसने बिहार की राजधानी पटना में 1713 में राज्याभिषेक हुआ था। और फर्रुखसियार के शासनकाल में बिहार में निम्नलिखित 4 सूबेदार क्रमशः नियुक्त हुए थे: खैरात खां, मीर जुमला, सर बुलंद खां और सर जमान खां। इसके पश्चात नुसरत यार खां बंगाल का सूबेदार बना, जबकि अगले 5 वर्षों में कई सूबेदार थोड़े थोड़े समय के लिए नियुक्त होते रहे। तत्पश्चात फखरुद्दौला को बिहार का सूबेदार बनाया गया, जिसने छोटा नागपुर, पलामू, जगदीशपुर के उद्वंत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया और इसके समय में पटना के ख्वाजा कला में दारुल अदल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण का प्रमाण मिलता है। इसके पूर्व स्थित मस्जिद को फखरुद्दौला के मस्जिद के नाम से जाना जाता है। फखरुद्दौला को कुछ कारणवश 1734 में बर्खास्त कर दिया गया था। अब बंगाल के नवाब और बिहार। वस्तुतः फर्रुखसियार के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व प्रस्थापित हो गया था। फिर भी बंगाल के नवाब ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों को प्रत्यक्ष शासन 1733 में ग्रहण किया। फर्रुखदौला की बर्खास्तगी के पश्चात बिहार शहजादा मिर्जा अहमद के नाम मात्र के अधिकार में ही दिया गया और बंगाल के नाजिम सुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया। सुजाउद्दीन ने बिहार क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अली वर्दी खान, ये बहुत ही है, बिहार क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अली वर्दी खान को उप नवाब और नायाब नाजिम नियुक्त किया गया। मार्च 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात अली वर्दी खान ने गिरिया का युद्ध, याद रखिएगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के वंशजों को हराया अली वर्दी खान। और 1740 में उसने मुर्शिद कुली के वंशज सर फराज खान को विस्थापित कर बंगाल पर प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। बंगाल में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात अली वर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का नाम मात्र का उप नवाब बनाया। एक बर्खास्त अधिकारी के कहने पर सिराजुद्दौला ने अली वर्दी खान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को बिहार का तत्कालीन दीवान राजा जानकी राम ने विफल कर दिया। राजा जानकी राम के पश्चात राम नारायण को बिहार का दीवान बनाया गया। अली वर्दी खान की 1756 में मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग के प्रश्न पे अंग्रेजों से उसका 1757 पलासी का युद्ध, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, 1757 में पलासी। इसके पहले का सारा स्टोरी पता होना चाहिए, कैसे बोला अली वर्दी खान को मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला बना, तो इस कैसे बना, और 1757 में पलासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला खान पराजित हुआ और मारा गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष शुरू हो चुका था, यहीं से कहानी शुरू हो गई। अब बिहार में सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल तक गए। गुरु नानक ने इन क्षेत्रों में सिख धर्म का प्रचार भी किया, शिष्य भी बनाए। इसके पश्चात सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर 17वीं शताब्दी में सहसराम और गया होते हुए पटना आए। पटना से असम को प्रस्थान करते समय गुरु तेग बहादुर ने अपनी पत्नी गुजरी देवी को गर्भावस्था की स्थिति में भाई कृपाल चंद्र के संरक्षण में पटना छोड़ गए और पटना में ही गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, 26 दिसंबर 1666 को जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय उनके पिता गुरु तेग बहादुर ढाका में थे। गुरु तेग बहादुर असम यात्रा से लौटते समय पटना शहर के पूर्वी छोर पे कटरा मोहल्ले के समीप रुके थे, जहां वर्तमान में गुरु का बाग नामक गुरुद्वारा निर्मित है। वर्तमान में गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर 109 फीट ऊंचा लंबा 7 मंजिला भवन निर्मित है, जो सिखों के लिए पवित्रतम स्थानों में से एक है। सिखों के इस पवित्रतम गुरुद्वारे को तख्त श्री हरमिंदर
जी कहते हैं। गुरु तेग बहादुर के आदेश पे गुरु गोविंद सिंह लगभग 4.5 वर्ष की आयु में पटना छोड़कर पंजाब आनंदपुर चले गए। जुलाई 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करवा लिया और 11 नवंबर 1675 में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। ये सब जानते हैं गुरु तेग बहादुर को मार दिया गया था। इसके पश्चात गोविंद सिंह ने औपचारिक रूप से सिखों के 10वें गुरु को 29 मार्च 1676 में पद ग्रहण किया और गुरु पद ग्रहण करने के पश्चात गोविंद सिंह जी ने अपने मसनद धार्मिक प्रतिनिधि बिहार के क्षेत्र में भेजे। कालांतर में गुरु गोविंद सिंह ने मसनद व्यवस्था का अंत भी किया। उन्होंने खालसा की स्थापना की, सिखों को एक सैन्य समूह संगठित किया। गुरु गोविंद सिंह के निधन 1708 के बाद उनकी पत्नी माता साहिब देवी के प्रति बिहार के सिख अनुयायियों के लिए सदैव सहयोग बनाए रखा। अब पढ़ते हैं बिहार, आधुनिक बिहार का इतिहास। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। अब यहाँ से शुरू होता है रियल कहानी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक एक लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक बिहार का इतिहास। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों से पूछता है कब कौन आया था, पुर्तगाली कब आया, डच कब आया, या इस सब में सबसे पहले कौन आया। तो एक एक लाइन ये पूरा डेट के सहित याद रखिएगा, अगर घुमा के क्वेश्चन पूछे तो भी बन जाए। बिहार सोरा व्यापार के लिए 17वीं शताब्दी में ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध था। इस पे डच व्यापारियों का प्रभुत्व कायम था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, याद रखिएगा पुर्तगाली आए थे। उनका व्यापारिक केंद्र क्या बंगाल में हुगली था, जहां से वे नाव द्वारा पटना आते थे। वे अपने साथ मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे, वापस में सूती और अन्य वस्त्र को ले जाते थे। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति में थी। सोरा के व्यापार से लाभ उठाने के लिए अंग्रेज ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। हालांकि तत्कालीन बिहार के सूबेदार मुबारक खान ने, तो कौन था ये पूछेगा कि 1620 में जब पटना में आलमगंज में पहली फैक्ट्री लगाया था उस समय बिहार का सूबेदार कौन था, तो सूबेदार कौन था, मुबारक खान ने अंग्रेजों के रहने की व्यवस्था कराई। लेकिन यह फैक्ट्री 1621 में बंद हो गई। तो याद रखिएगा 1620 में शुरू हुआ, 1621 में बंद हो गया। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी, बहुत फेमस, बहुत ज्यादा, पटना आया और व्यापारिक लाभ की संभावना का पता लगाया। बिहार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में अंग्रेजों का वास्तविक सफलता 1691 में मिला, यानी कि लगभग 30 साल बाद। अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में परिवर्तित हो चुकी है। वो गुलजार बाग में फैक्ट्री लगाया था, वो अभी गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में हो गया। जॉब चरनाक ने 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। जॉब चरनाक को बनाया गया था और वह इस पद पे 1680 से 81 तक रहा। इसी दौरान सर जॉन मॉर्सल ने जॉब चरनाक के अधीन कार्य किया था। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1680 में अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगा देने से क्षुब्ध होकर जॉब चरनाक ने 1686 में हुगली शहर को लूट लिया। अच्छा, तो सूबेदार शाइस्ता खान जो था वो अंग्रेज की कंपनी पे कर लगा दिया और उससे जॉब चरनाक साहब गुस्सा गए और गुस्सा के हुगली शहर को लूट लिए। परिणाम स्वरूप शाइस्ता खान ने बंगाल एवं बिहार में अंग्रेजों की समस्त संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया। लेकिन 1690 में एक समझौते के तहत अंग्रेजों को पुनः व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी, क्योंकि अंग्रेज था ब्रिलियंट, वो जानता था कि इन लोगों को कैसे बरगलाना है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया के साथ अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आ गई। फर्रुखसियार के शासनकाल में 1713 में पटना फैक्ट्री फिर से बंद कर दिया गया। फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार व बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता प्रदान की, यानी कि 13 में बंद हो गया तो 17 में फिर से स्वतंत्र कम्युनिकेट किया होगा और कोऑपरेशन का बात किया होगा, तो 1717 में फिर से स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। अतः पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोल दिया। इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घूसखोरी की प्रथा, यहीं से घूसखोरी की प्रथा प्रारंभ हो गई। नवाब अली वर्दी खान के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 में पुनः बंद हो गई, यानी खुल रहा था बंद हो रहा था, खुल रहा था बंद हो रहा था। लेकिन हॉलबेल के प्रयास से 1755 में पटना की फैक्ट्री पुनः शुरू कर दिया गया। तो ये सब याद रखना है भाई, नहीं कि बंद हो रहा है खुल हो रहा है तो हमको क्या मतलब, क्योंकि बीपीएससी में यही आएगा। अब बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व, तो कौन सा दिन था याद रखिएगा, 23 जून 17
1757 पलासी का युद्ध। एक एक लाइन, ये तो बार बार पूछता है, हर बार पूछता है। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और उसके साथ पटना आया। लॉर्ड क्लाइव, याद रखिएगा कौन लड़ा था, किसके ये में लड़ा गया था पलासी युद्ध? लॉर्ड क्लाइव में। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था। वास्तविक सत्ता बिहार के नायब नाजी राजा राम नारायण के हाथों में। तत्कालीन मुगल शहजादा अली गौहर, भावी शाह आलम द्वितीय, ये साहब जी जो है जो 1764 में युद्ध हार गए थे, बक्सर का युद्ध, इस क्षेत्र में मुगल सत्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें उसे इलाहाबाद और अवध के प्रांतपतियों ने समर्थन दिया। अली गौहर को एक नाम से याद रखिए, ज्यादा अच्छा है, शाह आलम द्वितीय ने 1760 में पटना को घेर डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स, याद रखिएगा, कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया। मुगल सम्राट आलमगीर जो थे द्वितीय के मृत्यु के पश्चात अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों का सहयोग लिया। दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया। पटना में अंग्रेजों के फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ था। अच्छा, ये पूछेगा कि अभिषेक हुआ था, अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ और वह दिल्ली पर अधिकार करने के लिए रवाना हो गया। मीर जाफर बंगाल के नवाब पद से 1760 में हट गया और उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की। मीर कासिम के स्वतंत्र आचरण से अप्रसन्न होकर कंपनी ने उसे बंगाल के नवाब पद से हटा दिया और मीर कासिम मुंगेर से पटना पहुंचा और वहां कुछ स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इसके पश्चात वह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के दरबार में सहायता प्राप्त करने लखनऊ पहुंचा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध में उपस्थित थे। अंग्रेजों की सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और भगौड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के सहयोगी सेना की मुठभेड़ 1764 में बक्सर में हुई और किसके ये नेतृत्व में? तो सर हेक्टर मुनरो। तो ये याद रखिएगा कि 1757 23 जून को जो युद्ध हुआ पलासी का युद्ध, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना। और जब 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ वो किसके? सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, बहुत तेज तर्रार आदमी था ये, के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने तीनों शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मतलब इंटेलिजेंट, नंबर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा को निर्विवाद शासक दे दिया। तो ये पूरी तरह से अंग्रेज ही बन गया, यानी कि अंग्रेज की जो पहली जीत थी इंडिया में वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से पहली बार वो ये बन गया और यहीं से कहानी शुरू होता है। और इसी के कारण फिर सबसे पहले जो राजधानी था अंग्रेज लोग का वो बना कलकत्ता, क्योंकि वो समुद्र के किनारे था, वहाँ से वो कम्युनिकेट और बिजनेस ज़्यादा कर पाता था। तो यहाँ से अब कहानी, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि जो अब बक्सर का युद्ध है वो इंडिया में अंग्रेज का पहला वो था, स्टैब्लिश्ड होने का पहला मतलब कड़ी था, पहला जो नींव का पत्थर बोलते हैं वो था। अब आते हैं बक्सर युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी लागन वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी। भाई हार गया था तो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। अब कंपनी को बिहार में लगान वसूली का विधिवत अधिकार प्राप्त हो गया था। एक अलग संधि के माध्यम से कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए एक नायाब, नाजिम और उप प्रांतपति का पद विकसित किया और इसकी नियुक्ति कंपनी के अनुशंसा पे ही होती, यानी कंपनी के ही रिकमेंडेशन पे होती थी। कंपनी की अनुमति बिना उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार बिहार के सामान्य प्रशासन में भी अंग्रेज का नियंत्रण स्थापित हो गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से विचार विमर्श पत्रों द्वारा करने के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ही हैं 1765 में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया। ही पूछेगा इस बार एग्जाम में, कब? 1765 में। कौन? लॉर्ड क्लाइव। क्या किया था? द्वैध शासन लगा दिया था। इस समय बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कजीम खां, मीर जाफर का भाई, के पास थी और उसकी सहायता के लिए एक उप सूबेदार नीरज नारायण, राजा नारायण का भाई, क्लाइव ने सितंबर 1765 में कजीम खां को पद से हटाकर उसके स्थान पर धीरज नारायण को नियुक्त किया। राजा राम नारायण और राजा सिताब राय बड़ा फेमस है दोनों भाई। राजा राम नारायण, राजा सिताब राय बिहार के महत्वपूर्ण उपप्रांतियों में से
उपप्रांतपतियों में से थे। पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र का मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरज नारायण को 1767 को हिंदी में नहीं बोल पा रहे 1767 को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायाब 1767 में हटाकर धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायाब दीवान बना दिए गए। टॉम्स रैमवोल्ड को पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी, ये होते रहता था, बार बार चेंज होते रहता, लेकिन याद रखिएगा, मुख्य अधिकारी नियुक्त किया। बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए 1769 में एक अंग्रेज निरीक्षक की बहाली हुई। इसी दौरान हुसपुर राज अथवा हथवा के जमींदार फतेह सिंह ने कंपनी को दीवानी प्रदान किए जाने की मान्यता देने से इनकार कर दिए और 1767 में विद्रोह हुआ। सैनिक दबाव में फतेह सिंह भगजोगनी के जंगलों में भाग गए और कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। बिहार में 1770 में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा जिलों में अकाल का प्रकोप सबसे अधिक रहा। बिहार के लिए पटना की लगान परिषद है। उसी समय रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना या बिहार परिषद 1770 में गठन हुआ। तो याद रखिएगा, 1770 में भीषण अकाल पड़ा और उसी के वजह से एक रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बना। लगान परिषद का अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर था, जबकि इसके 2 सदस्य और थे, रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज वेल्सी टॉट। लगान वसूली का कार्य अब लगान परिषद द्वारा देखा जाने लगा, जबकि सिताब राय के अधीन निजामत सामान्य प्रशासन के कार्य ही शेष रहते। यानी लगान का काम, पैसा वाला काम कौन करेगा? अंग्रेज करेगा, बाकी आप प्रशासन चलाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पे वारेन हेस्टिंग साहब आ गए पिक्चर में, ने सिताब राय को अपदस्थ कर दिया और उसके पितृ कल्याण सिंह को बिहार के राय रायन की उपाधि की। तो किसको भाई किया था? तो सिताब राय का पुत्र कल्याण सिंह को बिहार के राय रायन की उपाधि प्रदान की। बेतिया राज के जमींदार युगल किशोर से लगान वसूलने में कंपनी को सेना का सहयोग लेना पड़ा था। अतः 1772 में युगल किशोर की जमींदारी प्रबंधन कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया और उन्हें पेंशन दे दी। कल्याण सिंह के भी सभी अधिकार 1782 से 83 में छीन लिए गए और उसने खुला सतूत तवारिख नाम का एक पुस्तक भी लिखी थी। ये पुस्तक पूछेगा कौन इसका राइटर था, कोई नहीं जानता होगा। खुलास्तुत तवारिख कौन? कल्याण सिंह, ठीक है, नामक ये पूछेगा और ये किसी को नहीं पता, इसलिए याद रखिएगा। लगान वसूली के कार्य संतोषजनक ढंग से न चलने के कारण सर जॉन सोर 1783 में एक नया, कौन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट अस्थाई बंदोबस्त, सर जॉन सोर ने 1783 में एक नई लगान व्यवस्था लागू किया। 1793 में, याद रखिएगा, तो 1783 में लाया था। 1793 में एक अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट के नाम से फेमस हुआ। साथ साथ बिहार में भी अस्थाई ढंग से लागू हो गया। तो बिहार में कब लागू हुआ? तो 1793 में। नई व्यवस्था कब आई थी? तो 1783 में। एकदम इम्पॉर्टेंट है भाई, एक एक चीज। कल्याण सिंह कौन सा बुक लिखे थे? तो खुलास्तुत तवारिख नाम पुस्तक लिखी थी। अब 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट आया के बाद निरीक्षक, जो अब कलेक्टर कहा जाता था और आज भी कहता है कलेक्टर बना तड़ू, तो कलेक्टर है, यही कलेक्टर वाला जो चीज आ गया, जिसको कब आया था कलेक्टर का जो पोस्ट आया था? 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ होने के बाद निरीक्षक, जो सब कुछ निरीक्षक, उसको कलेक्टर कहा जाता था। और बिहार पर जो अभी डीएम कहते हैं, बिहार परिषद दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। पूछेगा। और बनारस के चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर पटना में कुछ स्थानीय जमींदारों ने 1781 में विद्रोह को असफल प्रयास किया, मतलब विद्रोह किए लेकिन वो असफल हो गए। पटना और गया के क्षेत्रों को मिलाकर 1781 में बिहार में एक नया जिला बनाया गया और इसके प्रशासन के लिए कलेक्टर और एक जिला जज की नियुक्ति की गई। पटना लगान परिषद को 1781 में समाप्त कर दिया और इसके स्थान पे बिहार के लगान प्रमुख रेवेन्यू चीफ का पद सृजन किया गया और एवं विलियम मैक्सवेल को इस पद पे नियुक्त किया गया। ज्ञातव्य है कि जेम्स अलेक्जेंडर के पश्चात पटना लगान परिषद के अध्यक्ष
के पद पर निम्नलिखित लोग नियुक्त किए: जॉर्ज बंसी, टाट, थॉमस लेन, फिलिप मिलर, डैक्टिस, इसाक सेज, इवान लॉ। बिहार में 1783 में पुनः अकाल पड़ा। 1770 के बाद फिर 13 साल बाद एक अकाल। इस समस्या के निदान के लिए और अनजान के अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोल घर का निर्माण हुआ। कब हुआ? पहला वाला में नहीं, दूसरा वाला जब अकाल पड़ा 1783 में तब हुआ। अंग्रेज ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को भी 1790 में अपने नियंत्रण में ले लिया। समझ गए? फौजदारी वाला भी प्रशासन। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड नियुक्त हुए थे। याद रखिएगा, पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। पटना और इसके निकटवर्ती क्षेत्र में ठगी और डकैती की समस्याओं के निदान के लिए कारगर उपाय आरंभ किए गए। इस समस्या का समाधान 1835 तक हुआ। पटना और गया को 1865 में अलग अलग जिलों में संगठित कर दिया गया। सारण जिला को 1866 में दो भागों में सारण और चंपारण जिलों में विभक्त कर दिया गया और पटना जिला के कुछ क्षेत्र 1869 में तिरहुत में मिला दिया गया, जबकि 1875 में तिरहुत को भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित किया गया। तो जो अभी सुनने के लिए मिलता है गया, पटना, छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वो इस तरह से बंटना शुरू हुआ था। इन लोग तोड़ तोड़ के बताया, नहीं तो पहले तो राजा के नाम पे कि ये राजा यहाँ है, ये राजा का ये, अब बंटने लगा था एक प्रॉपर बाउंड्री के साथ। उपयुक्त जिलों तथा भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, संथाल परगना, छोटा नागपुर क्षेत्र 1911-12 तक एक बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग प्रेसिडेंसी के ही अंग रहे। तत्पश्चात इन्हें एक पृथक प्रांत बिहार के रूप में संगठित किया गया, यानी कि अब बिहार 1911-12 में बिहार अलग हो चुका था बंगाल से। हाँ, बिहार प्रांत का गठन। बंग भंग आंदोलन 1905 के परिणाम स्वरूप बंगाल का 1911 में प्रशासनिक पुनर्गठन तय हुआ। इस अवधि में कई प्रमुख बिहार बुद्धिजीवियों ने पृथक बिहार प्रांत के गठन की तीव्र मांग की। सच्चिदानंद, याद रखिएगा, सच्चिदानंद और महेश नारायण द्वारा पृथक बिहार की मांग का समर्थन में एक पुस्तिका 1906 में प्रस्तुत की। राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में पटना के बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया, जबकि मजहरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम ने पृथक बिहार के गठन की मांग को प्रस्तुत करने में सहयोग दिया। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में 1908 में संपन्न हुआ और इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा। किसने प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद फखरुद्दीन ने प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का 1908 में आयोजन किया गया। इस सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। कब हुआ? 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? तो 1908 में हुआ। हसन इमाम को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 बहुत इंपॉर्टेंट डे है को आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की गई। नवीन प्रांत की 1 अप्रैल 1912 में विधिवत स्थापना हुई। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 में। और डिसीजन कब लिया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को। और ये क्या पृथक करके प्रांत को संगठित करने की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई और नवीन प्रांत की 1 अप्रैल 1912 को विधिवत स्थापना हो गई। और इसके पश्चात पटना उच्च न्यायालय कब बना? 1916 में। याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय क्या बना? 1916 में। और पटना विश्वविद्यालय 1917 में। इस प्रांत को बिहार एवं उड़ीसा नाम दिया गया और पटना को राजधानी बनाया गया। कालांतर में उड़ीसा के क्षेत्र को पृथक करके शेष को मिलाकर 1935 में नए प्रांत बिहार का गठन हुआ और उसके बाद फिर झारखंड अलग हो गया। इस तरह से बंगाल का आगे बिहार से अलग हुआ, फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो ये प्रोसेस चलते रहा। अब पढ़ते हैं बिहार में 1857 1857 की क्रांति का आरंभ और प्रगति। झारखंड राज्य पूर्व में बिहार का ही अंग था। के देवघर जिले के यहाँ से एकदम रोहिणी नामक ग्राम में स्थित
देसी स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट, ये पूछता है कौन सा रेजिमेंट, 32वें रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने 12 जून 1857 को विद्रोह होने के पश्चात इस रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर बिहार में भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। भागलपुर में भी अगस्त 1857 में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोही भागलपुर जिला अंतर्गत बौसी होते हुए नवादा पहुंचे। हालांकि गया की सुरक्षा के लिए तैनात कैप्टन रैत्रे ने विद्रोहियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन विद्रोही गया पहुंच गए। उन्होंने जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा दिया और टिकारी स्टेट से 10,000 रुपये छीन लिए। टिकारी महाराज उसमें कहा जाता था। स्टेट से 10,000 रुपये छीन लिए और पटना के भूतपूर्व कमिश्नर के पुत्र अस्कीविथ टेलर के एक घर की किलाबंदी करके उसमें गया के यूरोपीय निवासियों को आश्रय दिलाया। विद्रोही तदुपरांत सितंबर अक्टूबर 1857 में सहसराम और रोहतास के समीप अमर सिंह से मिल गए। पटना में पहले ही विद्रोह हो चुका था। उस समय विलियम्स टेलर पटना के कमिश्नर थे, जबकि दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय मेजर जनरल लोयार्ड के कमान में था। विलियम्स टेलर ने मई 1857 के मेरठ विद्रोह के काल में ही सतर्कतापूर्ण स्थिति का निरीक्षण किया। पटना की सुरक्षा हेतु एहतियाती व्यवस्था कर दी गई। उसने 12 जून 1857 में अपने अधीनस्थ कार्यपालक पदाधिकारियों को सूचित किया और अतिरिक्त आरक्षी दल को भी भर्ती किए जाने के सभी जवान नीची जातियां, दुसाध, चमार आदि हों, राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान भर्ती नहीं किए जाएं। इस तरह से था, नियम बना दिया था कि नहीं किया जाए। टेलर ने पटना प्रमंडल के प्रमुख मुख्यालय छपरा, आरा, मुजफ्फरपुर, गया और मोतिहारी के अधिकारियों को ब्रिटिश विरोधियों को कठोरता से दबाने का आदेश दिया। टेलर ने स्वयं पटना के 3 प्रभावशाली मौलवियों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक को अपनी कोठी पर पटना के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ तत्कालीन स्थिति पर विचार विमर्श करने हेतु 19 जून 1897 को बुलाया। तथाकथित विचार विमर्श के समाप्त होने के पश्चात टेलर ने तीनों मौलवियों को बहावियों की सहायता देने के आरोप में गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। इसी तरह से लोग गेम खेलता था। इसी क्रम में पटना शहर के मजिस्ट्रेट मौलवी मेहदी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया और इन्हीं तनावपूर्ण परिस्थितियों में पटना सिटी में 3 जुलाई 1857 में व्यापक विद्रोह हो गया, जिसमें बिहार के अफीम एजेंट का मुख्य सहायक डॉक्टर आर लॉयल अपने सैनिकों सहित मारा गया। कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दमन किया। मौलवी अली करीम पटना से गोरखपुर चला गया, वहां अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही दल में सम्मिलित हो गया। पटना के फौजदारी नाजिर को टेलर के आदेश पे मौलवी अली करीम को आश्रय देने के आरोप में नजरबंद रखा गया। पीर अली, बहुत फेमस पीर अली, पटना के एक महाजन लुत्फ अली खान और उनके जमादार शेख घसीटा और महाबत अली 37वीं रेजिमेंट NI का एक विद्रोही पर मुकदमा चलाया गया। लुत्फ अली खान पर महाबत अली को अपने यहाँ ठहराने का आरोप लगाया गया। पीर अली को घर को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया, जबकि 16 बंदियों को फांसी, 2 बंदियों को आजीवन काला पानी और 17 बंदियों को विभिन्न अवधियों के लिए कैद की सजा दी गई। घाट ख्वाजा कला थाना के दरोगा को 3 जुलाई 1857 के उपद्रव के समय अधिकारियों की सूचना देने में विफलता के आरोप में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर बिहार के अंग्रेज अधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में कठोर दमन नीति चालू कर दी। मेजर होम्स 19 जून 1857 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, पटना तक पूर्ण सैनिक अधिकार प्राप्त कर लिया और सारण, चंपारण, तिरहुत के सारे क्षेत्र को पुनः सैनिक शासन में रख लिया। वस्तुतः मेजर होम्स का अत्याचार बेरोटोक चलता रहा। अंततः चंपारण जिला के अनुमंडलीय मुख्यालय सुगौली में 4 सैनिकों ने अपने कमांडर मेजर होम्स और उनकी पत्नी को 25 जुलाई 1857 को मार दिया। इस प्रकार 12वीं इरेगुलर कैवलरी के जवानों ने डिप्टी पोस्ट मास्टर बेनेट और श्रीमती गार्नर को उनके लड़कों के साथ हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों के असंतुष्ट सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को हत्या कर दी। इस तरह से ऐसा नहीं था कि अंग्रेज लोग ही सिर्फ
ये करा था। ये जो सैनिक लोग थे वो भी धमाकेदार तरीके से उन लोग को मार रहे थे। तो 25 जुलाई 1857 को हत्या कर दी और कंपनी सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण के साथ साथ पटना, बिहार, शाहाबाद के जिलों को 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लागू कर दिया। दानापुर की 3 सैनिक टुकड़ियों 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सैनिक टुकड़ी 26 जुलाई 1857 को शाहाबाद जिले में प्रवेश कर गई, जहां जगदीशपुर के वीर राजपूत जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ा। कुंवर सिंह के पूर्वज उज्जैन से आकर शाहाबाद जिले में बसे परमार राजपूत थे। कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका तो बहुत ज्यादा ही नाम है। ये 80 साल के थे, फिर भी इतने ताकतवर थे कि मत पूछिए। जमींदार के पिता साहबजादा सिंह के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर सिंह का विवाह गया के देवमूंगा में हुआ। कुंवर सिंह के छोटे भाई का नाम अमर सिंह था। कुंवर सिंह ने 75 वर्ष की आयु में निष्ठावान विद्रोहियों का एक दल लगभग 10,000 तक की संख्या में एकत्र किया और जगदीशपुर दुर्ग में उन्हें बंदूक और गोला बनाने का एक कारखाना स्थापित कर लिया। इतना खाद एकत्रित कर लिया जो 20,000 सैनिकों को 6 माह के लिए खुराक हो सकता था। कुंवर सिंह के प्रमुख अनुयायी उनके भाई अमर सिंह, भतीजा रथ भंजन सिंह, निशान सिंह, हरिकिशन सिंह और जय कृष्ण सिंह। शाहाबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विश्वेश्वर सिंह, एक मुसलमान वकील तथा एक अन्य नौजवान मुसलमान थे। दानापुर से आए हुए सैनिकों को एक कुंवर सिंह के दल ने आरा की अंग्रेज सैनिक टुकड़ियों को 27 जुलाई 1897 में घेर लिया। यही मजिस्ट्रेट H.C. बेक ने नगर के अन्य सभी यूरोपीय निवासियों को लेकर एक 2 तल्ले मकान में आश्रय ले लिया, क्योंकि जान रहे थे कि सैनिक लोग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो उनको किसी भी तरह से, जो मजिस्ट्रेट थे H.C. बेक, उनको था कि यूरोपीय निवासियों को बचाना। और इस मकान को कंपनी के रेलवे इंजीनियर विकार वॉयल की सुरक्षात्मक व्यवस्था करके एक दुर्ग के समान बना दिया। कैप्टन डनबर, ये बहुत फेमस कैप्टन रहे, के नेतृत्व में दानापुर से लगभग 500 यूरोपीय एवं सिख सैनिक आरा से घिरे हुए अंग्रेज सैनिकों की सहायता के लिए भेजे गए, लेकिन उन्हें कुंवर सिंह के दल 29 से 30 जुलाई 1857 को पराजित कर दिया। कुंवर सिंह का जो सेना था उनको पराजित कर दिया और कैप्टन डनबर अन्य कई अंग्रेज अधिकारियों के साथ गोलों का शिकार हुआ। कुंवर सिंह ने आरा नगर की कचहरी और राजकोष पर अधिकार कर लिया और शीघ्र ही उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन के ढांचों पर अपने पदाधिकारियों को नियुक्त करके अपनी प्रशासन व्यवस्था स्थापित कर दी। कुंवर सिंह और बंगाल आर्टरी के मेजर विंसेंट आयर के सेनाओं के बीच में बीबीगंज में 2-3 अगस्त को 1857 में भीषण विद्रोह हुआ, जिसमें कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों को आरा छोड़ना पड़ा। कैप्टन रेस्तरे ने के 100 सिखों तथा 10वीं पैदल 200 जवानों को लेकर आयर ने 12 अगस्त 1857 को जगदीशपुर पे कब्जा कर लिया। 5 अगस्त 1857 को बंगाल सरकार ने टेलर के स्थान पे E.A. सैमुअल्स को पटना का आयुक्त नियुक्त कर दिया। सैमुअल्स के पटना पहुंचने तक पटना के न्यायाधीश R.N. फरकुरहासन ने आयुक्त का पदभार संभाला। सैमुअल्स ने 18 अगस्त 1897 को पटना का आयुक्त पदभार संभालने के तुरंत बाद आरा के मजिस्ट्रेट के नाम पे एक आदेश जारी किया, जब तक आरा के सरकारी भवनों की मरम्मत न हो जाए तब तक के लिए वे अपने मुख्यालय बक्सर में ही रखें। सैमुअल्स ने 21 अगस्त 1857 को आरा के मजिस्ट्रेट को 1857 के 25वें विधान के अंतर्गत कुंवर सिंह तथा आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य लोगों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। अमरथू और राजगीर परगनों में उपद्रव खड़ा करने वाले नामदार खां के वारिसों को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। बिहार थाना के अमावा में माया सिंह को विंसेंट ने उस क्षेत्र का मुख्य विद्रोही कहा। बिहार के बाहर कुंवर सिंह की गतिविधियों एवं कार्य। जगदीशपुर छोड़ने के बाद कुंवर सिंह ने सहसराम के लगभग 10 मील उत्तर नोखा जाकर कुछ काल तक विश्राम किया, जहां उन्हें पड़ोसी के गांव के जमींदार ने साज सामान की आपूर्ति की, जिनमें सर्वप्रमुख गुरांव के मलिक थे। सहसराम आकर उन्हें खुलेआम कंपनी राज्य को समाप्त करने की घोषणा की और तदनुपरांत कुंवर सिंह रोहतास की ओर बढ़े और अगस्त 1857 में अधिकांशतः इसी क्षेत्र में रहे। रामगढ़ बटालियन एवं 40वीं रेजिमेंट
के सैनिकों के साथ कुंवर सिंह ने 26 अगस्त 1857 को मिर्जापुर के समीप विजयगढ़े में रुके और अंग्रेज सैनिकों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए सिंगरौली एवं रीवा की ओर बढ़े। हालांकि रीवा के राजा ने कुंवर सिंह का विरोध किया, लेकिन रीवा के अन्य लोगों का व्यवहार उनके प्रति सौहार्दपूर्ण था। रीवा से वह अपने दल बल के साथ बांदा पहुंचे। यहाँ अक्टूबर 1857 में उन्होंने तात्या टोपे से कब मिले थे? अक्टूबर 1857 में मिलने का प्रयत्न किया और 20 अक्टूबर 1857 को कालपी के लिए रवाना हो गए। वहां से अकबरपुर होते हुए नवंबर 1857 में लखनऊ पहुंचे। देखिए, यह था कि वो चाहते थे कि यहाँ से जीतते हुए जाएं और जो सबसे ताकतवर राजा है उससे मिले और फिर अंग्रेज से उसके विरुद्ध लड़े। तो ये जा रहे हैं। वहां से अकबरपुर होते हुए नवंबर 1857 में लखनऊ पहुंचे और अवध के शाह ने उन्हें सम्मान सूचक पोशाक प्रदान की। हजारों रुपये एवं आजमगढ़ जिला के लिए एक फरमान भी दिया। ग्वालियर की सैनिक टुकड़ी अयोध्या के समीप कुंवर सिंह के साथ मिल गई। कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर के युद्ध में भाग लिया। हालांकि इस युद्ध में कुंवर सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली, लेकिन अंग्रेज भी उनकी गतिविधियों पर पूर्ण विराम नहीं लगा पाए। कुंवर सिंह से उनके सहयोगी आजमगढ़ से लगभग 25 मील दूर अंतरोलिया 17 मार्च 1898 में आकर मिले और आजमगढ़ जिला स्थित कर्नल मिलमेन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने उन पर 22 मार्च 1898 को आक्रमण किया। अंग्रेज पराजित हुए और कुंवर सिंह ने उनका पीछा करते हुए 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया। 37वें रेजिमेंट के कर्नल डेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी भी विजेताओं को आजमगढ़ से निष्कासित करने में असफल रही। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ने 13वीं लाइट कैवलरी के कमांडर लॉर्ड मार्क को अविलंब बनारस कूच करने और वहां जितने भी सैनिक उपलब्ध हों उन्हें लेकर कुंवर सिंह से लड़ने के लिए आजमगढ़ जाने का आदेश दिया। लॉर्ड मार्क और आजमगढ़ के अंग्रेज सैनिक टुकड़ी के कमांडर कर्नल डेंस ने कुंवर सिंह के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के बदले प्रधान सेनापति सर कॉलिन कैंपवेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिन कैंपवेल के आदेशानुसार सर ई लुगार्ड के अंतर्गत एक बड़ी सेना के आने की प्रतीक्षा करते, जबकि कुंवर सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ 13 अप्रैल 1898 में आजमगढ़ छोड़कर गाजीपुर की ओर चले गए। सर डॉगलस 17 अप्रैल को आजमगढ़ के समीप नघाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया और डॉगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह नागर पहुंचे तथा वहां से सिकंदरपुर पहुंच गए, जबकि उनके अनुयायी 20 अप्रैल 1858 को गाजीपुर जिला अंतर्गत मनहार पहुंच गए। कुंवर सिंह की गंगा के उत्तरी तटवर्ती बॉसडी, गाजीपुर एवं छपरा के बीचों बीच नामक स्थान पर डॉगलस के सैनिकों के साथ 21 अप्रैल 1858 को एक तीक्ष्ण झड़प हुई। डॉगलस और कर्नल कम्बरेलेज का कुंवर सिंह को पकड़ने का प्रयत्न विफल रहा। कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 तक जगदीशपुर पहुंच गया और इस झड़प में कुंवर सिंह की एक बांह चली जाती रही और जांग में भी गोली लगी। कैप्टन ली ग्रेड के नेतृत्व वाली एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को कुंवर सिंह के जगदीशपुर की ओर जाते हुए 23 अप्रैल 1858 में भारी हानि पहुंचाई। इस युद्ध में कुंवर सिंह को एक तोप का गोला लगा था और उससे उनका दाहिना हाथ कटकर अलग हो गया। तो यहाँ से ये हो गया। उसके बाद कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह के नेतृत्व, अमर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। तो अमर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। मई 1858 में अमर सिंह के अनुयायियों के साथ ब्रिगेडियर जनरल लुगार्ड ने सैनिकों के साथ कई झड़पें हुई, जिसमें 27 मई 1858 को दालिमपुर में हुई झड़प अधिक गंभीर थी। विद्रोही 4 जून 1857 को सूरजपुरा पहुंचे और डोमराव राजा के दीवान का घर लूट लिया। मुख्य विद्रोही दलों से बिछुड़ गए निशान सिंह सहसराम लेवी को डिप्टी सुपरिटेंडेंट कैप्टन लोनल द्वारा बड्डी नामक गांव के समीप गिरफ्तार कर लिया गया। निशान सिंह पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया और 7 जून 1898 को सहसराम में तोपों के मुंह पर रख कर गोलों से उड़ा दिया गया। वाह, बाप रे बाप। अमर सिंह ने अपने दल के साथ 7 जून 1858 को सूपा के समीप करमनासा नदी पार करके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के जमनिया में गहमर
की ओर चले गए। 11 से 12 जून 1858 को जगदीशपुर के समीपवर्ती जंगलों में लौट गए। इसी क्रम में अरवल परगना के अंतर्गत खुमन निवासी जोधर सिंह और हेतम सिंह ने ब्रिटिश सरकार को काफी नुकसान पहुंचाया और गया तथा समीपवर्ती क्षेत्रों नवादा, जहानाबाद, राजगीर, अमरथु आदि में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हैदर अली खान, मेहदी अली खान, अहमद खान, गुलाम अली खान, हुसैन बख्श खान, हक्कू सिंह, ननकू सिंह, फतेह सिंह आदि ने किया। ये इसका रहा अमर सिंह का नेतृत्व। अब जगदीशपुर में समानांतर सरकार। अमर सिंह ने जुलाई 1857 में शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा और जगदीशपुर में एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की। इस सरकार का प्रधान अमर सिंह का भाई हरकिशन सिंह था। अमर सिंह ने विभिन्न स्थानीय विशेष क्षेत्रों के अनुसार जैसे चौगाई और करीसथ प्रभृति सैनिक टुकड़ियों को संगठित किया। अमर सिंह के लगभग 1000 अनुयायी जिन दिनों माहौल नामक स्थान पर कर्नल वालसट के सैनिकों का सामना कर रहे थे, उन्हीं दिनों लगभग 300 विद्रोहियों के साथ जोधर सिंह नसरीगंज और बारून के मध्यवर्ती क्षेत्रों में क्रियाशील थे, जबकि रामगढ़ थाना में जोधर सिंह के पश्चिम में मेघर सिंह अपनी गतिविधि जारी रखे हुए थे। मेजर सर हेनरी हैवलॉक द्वारा विद्रोहियों के विरुद्ध सशक्त अभियान चलाया गया और इसमें एनफील्ड बंदूकों को उपयोग में लाया गया। नवंबर 1858 में विद्रोह के कुछ नेताओं की भदूर नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों एवं सैन्य अधिकारियों श्रीमनी कर्नल वालसट, श्री मैकेंजी, लेफ्टिनेंट बी के साथ वार्ता हुई, लेकिन किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका। डॉगलस ने विद्रोहियों के एक दल को कैमूर पहाड़ियों में सलिया दहार नामक स्थान पर पराजित कर दिया। यहाँ पे पराजित कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अधिकांश विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन शाहाबाद के विद्रोहियों ने अंत तक आत्मसमर्पण नहीं किया और ब्रिटेन की महारानी की घोषणा नवंबर 1898 में इंपॉर्टेंट है। कब की थी ब्रिटेन की महारानी घोषणा? तो नवंबर 1858 के उपरांत पटना के आयुक्त ने 11 दिसंबर 1858 में 14 नेताओं को छोड़कर सभी विद्रोहियों के लिए आम क्षमादान की अनुमति शाहाबाद के मजिस्ट्रेट को दे दी। 14 नेता थे किनको? अमर सिंह, हरकिशन सिंह, शिव प्रसन्न राय, बिया परगना के ग्राम कौरे, जोधर सिंह, निधा सिंह, राम बहादुर राय, जिला अंतर्गत जमनिया परगना का ग्राम गहमर, इब्राहिम खान, देवी ओझा, लक्ष्मी सिंह, काशी सिंह, आनंद सिंह, राधे सिंह। भारत सरकार का मत था कि 14 विद्रोहियों नेताओं ने 5 या 6 प्रमुखतम विद्रोहियों को छोड़ के शेष अन्य को भी क्षमादान उपयुक्त होगा, लेकिन सरकार की नीति से पृथक पटना प्रमंडल के आयुक्त फर्गयुसन ने अपना निश्चित मत व्यक्त किया और अमर सिंह, हरकिशन सिंह, जोधर सिंह, मेधर सिंह, सीधा सिंह, शिव प्रसन्न राय, देवी ओझा को क्षमादान नहीं दिया गया। हरकिशन सिंह को 29 अगस्त 1859 को दुस्सा समदह के नायक कोतवाल द्वारा बनारस जिला में परगना बधौल के ग्राम में दुनिया में पकड़ा गया और उन्हें आरा जेल में कैद करके रखा गया। शाहाबाद के तत्कालीन जज आरजे रिचार्डसन एवं विशेष आयुक्त द्वारा जगदीशपुर चौक पर ले जाकर फांसी देने की सजा सुनाई गई। अमर सिंह संघर्ष को जारी रखने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते रहे और नाना साहेब के नेपाल में शरण लेने के उपरांत अमर सिंह उनके सैनिकों का नेतृत्व संभालते के उद्देश्य से तराई के क्षेत्र में गया, जहां महाराज जंग बहादुर के सैनिकों ने उन्हें दिसंबर 1859 में गिरफ्तार कर लिया। कुछ काल के लिए गोरखपुर जेल में रखा गया और पेचिश हो जाने के कारण उनका 3 जनवरी 1860 में गोरखपुर जेल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 5 जनवरी को, तो ये याद रखें, 1860 को अमर सिंह की मृत्यु हो गई।